नमस्कार। प्रेमचंद मेरी आवाज में इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं कहानी बड़े भाई साहब। इसके पहले भाग में अभी तक आप सुन चुके हैं कि बड़े भाई साहब अपनी पूरी कर्मठता और तन्मयता दिखाते हुए भी एक ही दर्जे में साल दर साल फेल हो रहे हैं, जबकि छोटा भाई अपनी बचपन की तमाम हरकतों और शैतानियों के बावजूद दर्जे में अव्वल आता है। भाई साहब अपना कर्तव्य समझते हुए समय समय पर न सिर्फ उसे डांट डपट कर समझाते हैं, बल्कि कभी कभी लाड़ से भी समझाने बुझाने का काम कर लेते हैं। इस बार छोटा भाई दर्जे में फिर अव्वल आया और बड़े भाई साहब एक बार फिर लुढ़क गए। इन दोनों की आपसी बातचीत के दौरान हमने पिछला भाग छोड़ा था। अब उसी के आगे कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद रख लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक नाम के पीछे दोयम, चारम, पंचम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख लिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुतमईनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून पीते हो? दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या फर्क है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। अब आखिर इन बेसिर पैर की बातों के रटने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंबा गिरा दो तो आधार लंब से दूना होगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन? दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उनके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे कोई? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं, हिमाकत। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को फूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं जी, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में भी तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। ये उल्टी बात हुई या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है
लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल होने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, मुझे यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की थी पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता जरूर है, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि दनादन पास होता जा रहा हूं और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वो भी बंद हो गया। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना,
पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से ही हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजर में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा हो, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी, लेकिन किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, बाजारी लड़कों के साथ ठेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उससे तुम क्या सीखते हो उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। दुनिया देखने से। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास किया है और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें और अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम तुमसे ज्यादा है। आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, न घबराएं, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो
इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभा गए और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपया पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मैं थप्पड़ चलाना भी जानता हूं और इस समय तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है। आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौआ उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जील भी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह हूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गौल पीछे पीछे दौड़ा आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक और बहुत शानदार कहानी, बड़े भाई साहब। थोड़े से इंतजार के बाद उनकी एक और बेशकीमती और अमर कहानी लेकर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।